दोस्तों, माई सेल्फ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स। आज हम एसएससी सीजीएल का जो 3 मार्च का पेपर था, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका जीके पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने मैथ्स को सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके वॉच करिए और ख़ुद लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। इसको हम इसलिए इनिशिएट किए हैं क्योंकि क्या होता है कि अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, या आपने अब तक चैप्टर वाइज पढ़ा होगा, तो उसमें किसी पर्टिकुलर विषय या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पे अगर इस टाइप से पढ़ेंगे तो पहली बात हम टू द पॉइंट रहेंगे, और दूसरी बात हम कहीं ना कहीं जितने टॉपिक होते हैं, जितने चैप्टर होते हैं, उन सारे चैप्टर्स पे एक बार पूरा अपना ब्रेन का एक्सरसाइज कर लेंगे और अपना रिवीजन भी कर लेंगे। तो इसीलिए हम शुरू किए हैं, और इसको आप देखिए, ये एग्ज़ाम से पहले भी और तैयारी के दौरान दोनों के टाइम पे ये काम में आएगा, और बहुत ही इसका रिस्पांस पॉजिटिव ही आएगा। और इसको मैंने पहले ही एक्सपीरियंस किया है, जब मैं तैयारी कर रहा था खुद के सिलेक्शन में भी इसको एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों ऑप्शन को हम देखेंगे कि मतलब एक जो हमारा सही है और 3 एक्स्ट्रा हैं, तो वो क्या हमारे लिए एग्ज़ाम में काम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो ये इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें पालतू कुत्तों का साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन किसको कहते हैं, तो वो साइनोलॉजी होती है। ये वाला हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, जो कि CYNOLOGY यानी कुत्ते और बिल्लियों का वैज्ञानिक अध्ययन। कैनाइन ये जो होते हैं बिल्ली होती हैं, और ये साइनो डॉग्स इनका साइंटिफिक नेम होता है। तो साइनोलॉजी कुत्ते और बिल्लियों का साइंटिफिक अध्ययन हम कहते हैं साइनोलॉजी। उसके अलावा कार्पोलॉजी की बात करें तो बॉटनी के अंतर्गत ये आता है। उसके अंदर सीड्स एंड फ्रूट्स यानी हम बीजों और फलों का अध्ययन, प्लांट्स के पौधों के बीजों और फलों के अध्ययन को हम कॉर्पोलॉजी कहते हैं। CAR है इसका, इस पे है CARPOLOGY। ठीक है, लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, फिर कार्पो बस याद रखिए कि कॉर्पेंटर क्या करता है, बढ़ई होता है, वो लकड़ियों का यूज करता है, तो लकड़ियों के से संबंधित यानी प्लांट। ठीक है, उसके अलावा हम याद करेंगे क्रिमेटेस्टिक्स। तो क्रिमेटेस्टिक्स होता है वेल्थ, यानी ये इकोनॉमी का पार्ट है। द स्टडी ऑफ वेल्थ यानी पैसों के फ्लो के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्रिमेटिस्टिक्स कहते हैं। और वैसे भी आप समझिए कि स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिस्टिक्स ये भी एक हम हिसाब वगैरह करते हैं, या जो हमारा मनी फ्लो होता है या जो भी है हमारा, उसमें स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े होते हैं, स्टैटिस्टिक्स, तो उसको हम यूज करते हैं। तो उसी के रेफरेंस में ले लीजिए क्रिमेटिस्टिक्स, जिसको हम स्टडी ऑफ वेल्थ कहते हैं, यानी धन का अध्ययन, मनी का अध्ययन। फिर क्रेनियोलॉजी, जो साइंटिफिक जो स्टडी ऑफ स्कल यानी हमारे खोपड़ी के, और खोपड़ी नहीं, ह्यूमन स्कल के, ह्यूमन जो प्रजाति होती है, ह्यूमन में कई टाइप के लोग होते हैं, कई प्रजाति के लोग होते हैं, उनकी खोपड़ी के शेप और साइज का अध्ययन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आइंस्टाइन की खोपड़ी का अध्ययन चल रहा है, तो उसी टाइप के क्रेनियो हमारा होता है, मतलब ये एक्चुअली में हड्डियों से संबंधित होता है, क्रेनियोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल कृमियों में कौन से नामक संरचना होती है जो भोजन को पीसने में सहायता करती है, तो वो होती है पकवाड़ यानी गिजर्ड पकवासे। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम ये मुर्गी का एग्जांपल लें, तो मुर्गी में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा जहाँ से हम भोजन एंट्री करते हैं, भोजन लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसी के थ्रू अगर हम यहाँ पे आते हैं सीधे, ये इसियोफेगस यहीं पे होता है, इसियोफेगस। उसके बाद कई बार हम पूछते हैं, सांस लेने की लाइन में ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया। फिर यहाँ पे ब्रेन होता है, आई तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा जो हम नीचे अगर चले आते हैं, यहाँ भोजन आ गया यहाँ पे, तो ये फेफड़े हैं। ठीक है, तो फेफड़ों से यहाँ पे नीचे और थोड़ा ये हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हार्ट है, ये हमारा गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है, लीवर है। उसके यहाँ पे जब यहाँ पे भोजन आता है तो ये पीसने का जो काम करता है, इसे कहते हैं गिजर्ड बोलते हैं इसको, गिजर्ड। तो यही गिजर्ड पूछा था, आप सोचिए इतना डीप पूछा था। उसके अलावा आंत वगैरह के बारे में आप जानते हैं, ग्रास नली जो यहाँ पे एक दिया गया है कि ग्रास नली, इसियोफेगस कहाँ होता है, तो इसियोफेगस को हम आपको बता दें कि इसियोफेगस जो हमारा होता है वो यहाँ पे होता है, इसियोफेगस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3 कि वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, नारीवादी। ये आप टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिए। तो ये हैं, तो इनका नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट फीमेल टीचर हैं। ये इतना फैक्ट है, मतलब इन्होंने पूछा था कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो बस आप इतना याद रखिए कि ये फर्स्ट फीमेल टीचर हैं जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। क्या नाम है इनका? सावित्रीबाई फूले, पहली महिला टीचर रही भारत। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको राजस्थान के बारे में, जैसे इसकी कैपिटल याद कर लीजिए गुजरात, ठीक है, गांधीनगर, उड़ीसा, अपना जो भी भुवनेश्वर, इसका मतलब कोई अभी वैसा नहीं है। अगर इसमें कुछ आएगा तो हम जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भारत से किसने करतारपुर गलियारे यानी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई? तो वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने किया। ये करंट का क्वेश्चन था, पीछे गया। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए नहीं पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हमसे पूछा जाएगा कि ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं। मनमोहन सिंह 13वें नंबर के थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिए कि इनका क्रम जरूर ही पूछा जाता है। तो नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के और रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं, यानी शुष्क बर्फ। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी सॉलिड। अब नेक्स्ट आता है हमारा पारद। पारद को हम मरकरी कहते हैं, जिसको Hg मरकरी, और जो अमलगम बनाने में काम आता है, अमलगम Hg। और ये ऐसा लिक्विड है जो तरल मेटल है, जो तरल फॉर्म में होता है, यानी ये मेटल है, ये धातु है जो लिक्विड में है। एक पहली धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उसके अलावा पोटास। तो पोटास एक्चुअली में इसका नाम ही देख लीजिए, पोट प्लस एस। एस मतलब राख होती है, पॉट मतलब मान लीजिए बर्तन, बर्तन से यहाँ लकड़ी के। तो कुल मिला के मान लीजिए कि यहाँ पे जो साल्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के साल्ट, उसको मिक्स करके यानी मैन्युफैक्चर करके एक मटेरियल बनाया जाता है जिससे हम पोटाश कहते हैं, जो कि ज़मीन जैसे खेतों की बुआई में जो कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए ये एक तरीके से यानी एक तरीके से उनके लिए जहर है जो उनको मार देता है, जो हमारे प्लांट की रक्षा करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इप्सम दिया है, तो यहाँ पे हम इप्सम के बजाय जिप्सम की बात करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिप्सम एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मान लीजिए समुद्र है, समुद्र यानी खारे पानी में हजारों साल यानी कईयों साल के बाद जो खारा पानी होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद वहाँ जो निक्षेप बचता है, जैसे कि वहाँ पे जो पानी बचा या पानी था, पानी धीरे धीरे सूखा, थोड़ा बहुत बचा वाष्प या वेपराइजेशन के मीडियम से, उसके अलावा कैल्शियम का सल्फेट बचता है। तो कैल्शियम का सल्फेट प्लस वाटर को हम जिप्सम कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, जिप्सम, पोटास, पारद और शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात किया गया है। तो रिवर्स और रेपो, एक दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले आप समझिए कि ये जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक से इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, यानी भारत की मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है। वो समिति रिवर्स रेपो और रेपो रेट निर्धारित करती है, साथ साथ CRR SLR को भी प्रदर्शित करती है। फिर इसके बाद ये तो हो गया। नेक्स्ट कि RBI की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1935 में हुई थी, 1935, और 1 अप्रैल, शायद 1 अप्रैल 1935 में ये 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। चलिए ये भी हो गया। अब थोड़ा ऑप्शन गौर कर लेते हैं, उसके बाद हम रेपो और रिवर्स रेपो को थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अब इसका आपका काम है कि इसका जब हुई थी तो इसका नाम क्या था। मैं अगर हिंट दूं तो शायद इंपीरियल बैंक या ऐसे करके कुछ था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसको ये आपको याद करना है, रिवाइज करना है कि स्टेट बैंक का प्राइमरी नेम क्या था जब ये इस्टेब्लिश हुआ था। साथ में हमारे CAG जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो पूछा है, तो अब इसका स्टैटिक पूछेगा कि अपने CAG कौन है। साथ में इस किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 148, ठीक है, 148। तो ये वैसे भी कैलकुलेटिव लगता है, 1 गुणे 4 गुणे 2, ठीक है। तो ऐसे अगर करेंगे तो 1 चौका 4 दूनी 8, तो ऐसे वो भी इनका काम ही होता है ऑडिट करना, तो इसलिए 148, ठीक है, 143 नहीं 148। उसके अलावा इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 साल, दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है कार्यकाल, और इनकी सैलरी 2.5 लाख होती है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन? राष्ट्रपति करते हैं। अब आते हैं रिवर्स और रेपो रेट।
तो ये मान लीजिए आरबीआई है और यहाँ पे इनके तमाम सारे बैंक्स हैं। अब आरबीआई क्या करती है कि देखती है कि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। मतलब कुल मिला के ये समझिए कि जैसे यहाँ अगर मान लीजिए कि रेपो रेट यहाँ पे जो भी है कम है, रेपो रेट कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग होंगे उनको पैसे लोन के अमाउंट में या लोन के तहत ज़्यादा मिलेंगे, तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी उनको जो भी सामान लेना होगा बगैर मोल भाव के भी ले सकते हैं, तो उससे महंगाई बढ़ती रहेगी। फिर वहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट अपना फिर बढ़ा देगी। यानी रेपो रेट वो चीज़ होती है जिस पर ये बैंक लोग आरबीआई से लोन लेते हैं। और कुल मिला के रेपो रेट वह रेट होती है, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, जिस पे बैंक आरबीआई को लोन इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, और आरबीआई लोन देता है। अगर आरबीआई सस्ते दामों पे, सस्ते रेट पे लोन देगा, बैंक लोग ज़्यादा लोन लेंगे। फिर वही एक इधर भी कम रेट पे लोन देंगे तो यहाँ पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा खर्चा करेगी। तो इस स्थिति में जब अर्थव्यवस्था को मतलब फास्ट भगाना होता है तब ये स्थिति आती है। फिर पता लगता है कि अभी महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो अब आरबीआई को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। जिससे क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट वो होती है कि जिसमें आरबीआई बैंकों को ब्याज देती है। समझिए, कंसेप्ट समझिए कि बैंक को अगर ब्याज देना है आरबीआई को, तो रेपो होती है, मतलब लोन कौन देगा, फिर आरबीआई देगी। ब्याज कौन देगा, बैंक्स देंगे जो लोकल और नीचे बैंक। फिर अगर रिवर्स की बात हो गई, यही उल्टा हो गया कि लोन कौन देगा, लोन के नाम पे मतलब पैसे हैं, जैसे हम लोग जमा करते हैं बैंक में, वैसे पैसे बैंक आरबीआई में जमा करेंगे, तो ब्याज कौन देगा, आरबीआई देंगी। तो बस इसको ऐसे समझिए। तो जब यहाँ पे लोग, जब ये आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी तो ये लोग पैसे इसमें वापस जमा करने लगेंगे। फिर यहाँ पे फिर मार्केट में पैसे कमी हो जाएगी, लोग खर्चा कम करेंगे, महंगाई कम हो जाएगी। मानते ये ऐसा एक इकोनॉमिकल टर्म है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो रेपो रेट होती है, आरआर होती है, वो रिवर्स रेपो रेट से, ट्रिपल आर से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक, ये फैक्ट आप याद रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर जो हम्पी के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। तो ये हमारा याद कर लीजिए, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। तो उसके अलावा तेलंगाना, हैदराबाद, हरियाणा की चंडीगढ़, बिहार की पटना। उसके अलावा अगर इन सबसे कोई फैक्ट आपके दिमाग में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए। हम यहाँ पे इससे इतना ही ले रहे हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा अगर हम डिटेल बताएंगे तो ये फैक्चुअल हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं, जैसे हमने रिवर्स रेपो रेट, या हमने जो अपनी ग्रास नली या जो ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया उसमें कंसेप्ट था। फैक्ट तो आप खुद ही रट लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, कंसेप्ट जो हमें याद करके लाइफ टाइम तक चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ पे आते हैं एम.एफ. हुसैन। अब एम.एफ. हुसैन यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन से लोग कंफ्यूज होके यहाँ पे अपना गलत कर सकते हैं, और शायद कोई भी, लेकिन एम.एफ. हुसैन जो फेमस हैं, एम.एफ. हुसैन भारतीय चित्रकार हैं जो कि जीवंत चित्रकला करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को लगेगा कि ये लिविंग में है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं। और ये घोड़ों की चित्रकारी करके, जहाँ पे अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए घोड़ों का उपयोग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त करने वाले के करने प्राप्ति ठीक है, प्राप्ति। उसके बाद सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल में निधन हो गया। वो कहाँ से थे, हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, क्या कहते हैं, जो ट्रांसलेशन का कुछ डिफरेंस है। तो ये ओमान के थे। अब ओमान की कैपिटल, अब याद रखिए, देखिए कैपिटल याद करना है, ओमान, मस्कट, दुबई एक शहर है कहाँ, यूएई का, और अबू धाबी यूएई की हमारी कैपिटल है। साथ में कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। तो यहाँ मैप में थोड़ा सा देखते हैं और आपको बताते हैं। आप समझिए कि ये है हमारा इंडिया में मान लीजिए मुंबई, गुजरात, सूरत, यहाँ से अगर यहाँ से चलते हैं तो ये अरब सागर होते हुए ओमान की खाड़ी में आते हैं। ओमान की खाड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा ओमान, यहाँ से ओमान। तो ओमान की कैपिटल है मस्कट, जो कि एक नदी के किनारे, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान के किनारे, यानी सागर के किनारे है, सागर के किनारे। उसके अलावा फिर इसके बगल में शुरू होता है हमारा यूएई की कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, ये है सिटी, और इसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक, अबू धाबी। तो ये रहा। उसके बाद कतर है, बहरीन है,
फिर सऊदी अरब है, यानी कि कुल मिला के ये एक क्या है, प्लेटू टाइप का है। तो फिलहाल के लिए हमने मैप में इतना जाना, उसके अलावा हम चलते हैं अपने फिर से क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताया जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, मतलब जिसने न्यूट्रॉन को खोजा था और कब खोजा था, 1932 में। तो वो तो आप सब जानते थे, जेम्स चैडविक। और ईंट पर नाचे, ये याद करने का तरीका है, ईंट से इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, फिर नाचे से न्यूट्रॉन और चैडविक। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी, 1897 में हुई थी। साथ में प्रोटॉन की खोज 1909 में, उसके बाद सबसे लास्ट में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ऐसे आप याद रखिए। फिर फ्लेमिंग का नाम आया है। तो फ्लेमिंग क्या थे, जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया था, जिन्होंने दाहिने हाथ का नियम या लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो इन्होंने वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। तो ये खोज और यानी इन्वेंशन में जरूर पूछता है, तो वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। उसके अलावा प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दिया था, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत शायद आपने पढ़ा नहीं हो तो सुना जरूर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो है कि एनरिको फर्मी, इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर का जनक कहा जाता है, और एटॉमिक बम की भी संकल्पना इन्होंने ही दी थी, एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए करंट का ही और स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कि सलमान रुश्दी की बुक्स के बारे में पूछा है कि कौन सी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें एन एरिया ऑफ डार्कनेस या एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो इसलिए इनकी अब 3 बुकें याद रखनी है कि द सैटेनिक वर्सेज और शेम शर्म और मिडनाइट चिल्ड्रन। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी काफ़ी पूछी गई है, और सलमान रुश्दी की और कई किताबें हैं जो देखनी चाहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में, करंट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है, और मिडनाइट चिल्ड्रन सेम द सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी की बुक है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस शहर में है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब विशाखापट्टनम में सबसे पुराना क्या है, हमारा पोर्ट है। पोर्ट मीन्स जो बंदरगाह कह लीजिए, जो सबसे पुराना बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। केरल के कोची में हिस्टोरिकल पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कर्नाटक के मंगलुरु में, तो ये तमिलनाडु, फिर अपना देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस हम आगे चलते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से हैं, यानी कि ये इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, ये लेडीज़ हैं, और 1991 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो कि अभी यानी यंग ही हैं, और इन्हें अर्जुन अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, और ये शतरंज की यानी चेस की ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक, द्रोणावल्ली हरिका। अब ये सोचिए कि कैसे कैसे नाम पूछ रहे हैं, तो इसको थोड़ा करंट में भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एसएससी का फेवरेट है, खासकर जो साउथ में लोग होते हैं, चेस ग्रैंड मास्टर, ये जो तीरंदाजी, ये सब एसएससी का फेवरेट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2020 तक भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो अभी भी हैं, यानी छत्तीसगढ़ के थे। उड़ीसा के नवीन पटनायक जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंत सोरेन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं, जेएमएम। साथ में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष हुई? तो 1818 में सांची के स्तूप, यानी सांची जो मध्य प्रदेश में भोपाल से 46 किलोमीटर के आसपास है, उसकी खोज हुई थी, एमपी में है, और ये बौद्ध से धर्म से संबंधित है, बुद्धिस्ट टेम्पल टाइप का है। और एक स्तूप है जो अशोका ने बनवाया था, अशोक ने 3री एडी में बनवाया था, 3री शताब्दी में, और 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब शामिल किया गया। और ये कई बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए कि इनमें से तो एक ना एक पूछेगा। एनटीपीसी में इसको 3-4 बार पूछा और लगातार शिफ्टों में पूछा। अब एसएससी इतना डीप जाके पूछता है तो भाई अब कोई क्या करे, इतना डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले, ये करंट का क्वेश्चन है, विराट कोहली। जो क्रिकेट लवर होंगे उनसे तो ये छूटेगा नहीं। फिलहाल के लिए विराट कोहली है, इसको, ये करंट का पार्ट है, इसको आप देखते रहिए, जब भी ये सही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। और दूसरा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स के लिए प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? तो ये डिज्नी हॉटस्टार जो है, डिज्नी, तो इन्होंने खरीदा है डिज्नी हॉटस्टार। ये आपने सब्सक्रिप्शन अगर लिया हो तो शायद पता हो, तो इन्होंने क्या है 21st सेंचुरी फॉक्स का स्टूडियो खरीदा है। नेक्स्ट है सर थॉमस रो इंग्लैंड
के जो किंग थे, जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक एम्बेसडर राजदूत थे, किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो जो टॉमस रो थे वो 1615 में जहांगीरा के दरबार में आए थे, जहांगीर। उससे पहले कैप्टन हॉकिंस 1609 में भी जहांगीर के दरबार में यानी अकबर के टाइम पे आए थे, जब इनको मना कर दिया गया था। उसके बाद सर टॉमस रो आए, जिन्होंने अपनी जो कंपनी के लिए जो आदेश यानी जो भी परमिशन लेनी थी उनको परमिशन दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी काउंसिल द्वारा लॉटरी के पुरस्कारों को 28% की जीएसटी दायरे में रखा गया है, उसका रेट है। अब थोड़ा फैक्ट इससे है कि जीएसटी में 5 प्रकार के ये रेट है, हालांकि जीरो काउंट ना करो तो 5, 12, 18, 28 यानी 4 प्रकार के ये इंटरेस्ट रेट हैं। ठीक है, ये जरूर पूछता है कि कितने प्रकार के हैं, तो नॉर्मली 5 प्रकार के हैं। फिर इसमें एसएससी के सीएचएसएल और एमटीएस में दोनों में पूछा था कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर कितने हैं, जो किसी बुक में मिलेगा ही नहीं। और ये 33 मेंबर होते हैं जीएसटी परिषद में, 33 सदस्य होते हैं, 33 सदस्य। प्रीवियस ईयर उठा के आप देख लीजिएगा, अगर ना मिले तो बताइएगा। कोलथुनाडु, वल्लुनाडु और थोक्कुमकुर भारत के, ये है केरल राज्य के अल्पकालिक राज्य थे ये पहले के टाइम पे। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड, थोक्कुमकुर। ठीक है, ये इतना सा, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं देखेंगे। हालांकि इसको गेस भी मारा जा सकता था, कर्नाटक और केरल में कन्फ्यूजन था, बट आप ये थोड़ा सा ला जैसा प्रोनाउंसिएशन करके अगर गेस मार सकते थे। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव कान का नहीं है? तो ये है उर्वास्थि। उर्वास्थि। अब कानों के बारे में हमें डिटेल से देखना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कान का थोड़ा स्ट्रक्चर एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये हमारा बाहरी आउटर कान को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो फिलहाल के लिए हम अपनी छोटी हड्डी को पहले देखते हैं, स्टपीज जो जानते हैं हम। तो स्टपीज की बात करें अगर, तो स्टपीज ये वाली है, अटैच टू ओवल विंडो। तो यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टपीज होती है। हालांकि इसमें कुछ हिंदी के नाम दिए गए हैं, तो उस हिंदी से आप कंफ्यूज ना होइए, उसको हम इंग्लिश में ही देखेंगे। फिलहाल के लिए स्टपीज का आप यहाँ पे देख लीजिए स्टपीज। उसके बाद हम कान के बारे में पूरा रिसर्च करके एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर ये पढ़ें, क्योंकि अब यहाँ पे अब रकाब को कुद स्थूण क्या है, हालांकि ये उर्वास्थि नहीं है। अब इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए। फरवरी 2020 के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे थे, और महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के क्या थे? राष्ट्रपति थे, सॉरी क्या थे? प्रधानमंत्री। तो ये दोनों भाई थे। तो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, जिसका मुख्यालय रोम में है। रोम में इसका मुख्यालय है। उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है। फ्रांस की पेरिस, और न्यूयॉर्क है एक शहर है, वाशिंगटन डीसी यानी कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि अभिनेत्री मिशन मंगल जो था फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई, और मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी नाटकीय रूप से विद्या बालन द्वारा दर्शाई गई। ये उसकी हीरोइन थी, और अक्षय कुमार की ये फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लेखक का नाम बताएं जिसने एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी है। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप मिला के और इसमें पूछा गया है एक ही शिफ्ट में, कि शशि थरूर की। वहाँ पे पूछा गया था सलमान रुश्दी की बुक कौन नहीं है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस अगर आपको पता था तो एक क्वेश्चन वहाँ से ही कर सकते थे, और एक क्वेश्चन यहाँ कर सकते थे। बाकी विक्रम सेठ, रोमला थापर, रामचंद्र गुहा की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इनको बुक्स वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। इससे आपको पता चलता है कि 2 क्वेश्चन एसएससी बुक्स से पूछता है, और 1-2 क्वेश्चन कम से कम स्पोर्ट्स से पूछता है। और साउथ इंडिया स्पेशली हिस्टोरिकल और करेंट में साउथ इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर से तो पूछता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सॉल्यूशन एसएससी का जो पेपर था, जीके का। मैथ्स का मैंने कर दिया है, रीजनिंग की नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। उसके अलावा हम ऐसे ही करते रहेंगे, जिससे क्या होता है हमारा सारे टॉपिक लगभग कवर होते रहेंगे। हमारा माइंड मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल एंगल से काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।